जो बच्चे बहुत ज़्यादा आइस को रब करते हैं उनका कॉर्निया वीक हो जाता है। टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो वो ब्लाइंडिंग हो सकती है, और क्योंकि इसकी शेप बदलती रहती है इसकी वजह से विजन धीरे धीरे कम होता रहता है। सो हम बात करने वाले हैं केरेटोकोनस की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम कॉर्निया की एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो वो ब्लाइंडिंग हो सकती है, और अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो सके तो आपका विजन प्रिजर्व किया जा सकता है। सो हम बात करने वाले हैं केरेटोकोनस की। तो क्या है केरेटोकोनस? केरेटोकोनस में जो आँख की सबसे आगे की लेयर यानी कि कॉर्निया, उसका शेप बदलने लगता है। ये कॉर्निया थोड़ा वीक हो जाता है और आँख के अंदर का जो नॉर्मल प्रेशर है उसको बियर नहीं कर पाता, और डे बाय डे इसकी शेप बदलती रहती है। और क्योंकि इसकी शेप बदलती रहती है इसकी वजह से विजन धीरे धीरे कम होता रहता है। आप नया चश्मा लेकर आते हो, 1-2 हफ्ते ठीक चलता है, फिर आपको लगता है कि विजन ब्लर्ड हो गया। आप वापस नंबर चेक करवाने जाते हो तो आपको बताया जाता है कि चश्मे का नंबर बदल गया। तो ये प्रोसेस यानी कि चश्मे का नंबर बदलना अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, यानी कि हर 2-3 महीने के बाद आपके चश्मे का नंबर बदल रहा है, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, आपको केरेटोकोनस हो सकता है। इसके अलावा केरेटोकोनस का दूसरा सिम्टम है चश्मे के साथ भी विजन में क्लैरिटी ना आना, यानी कि आपने नया चश्मा लिया है लेकिन कोई भी आप लेटर देख रहे हो उसके बगल में आपको शैडो दिखाई दे रही है या घोस्टिंग दिखाई दे रही है, तो ये केरेटोकोनस का दूसरा सिम्टम है। अभी बात करते हैं केरेटोकोनस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो केरेटोकोनस यूजुअली एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी कि आपके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसी एबनॉर्मैलिटी है जिसकी वजह से जो आँखों की कॉर्निया है उसकी स्ट्रेंथ बराबर नहीं है। तो ऐसे केसेस में जैसे जैसे एज बढ़ती है आई के अंदर में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, तो उस कॉर्निया का शेप जो है वो बदलने लगता है। सो जेनेटिक फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई रबिंग। अक्सर बच्चों को अराउंड 10-12 उम्र की एज में अगर एलर्जिक आई डिजीज़ हो जाए, यानी कि आंखों में एलर्जी हो जाए, तो उन्हें बहुत इचिंग होती है, और उस इचिंग का अगर ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बच्चों को आदत पड़ जाती है अपनी आंख रब करने की। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा या एक्सेसिवली आइज़ को रब करते हैं उनका कॉर्निया वीक हो जाता है। आई को जब रब किया जाता है तो कॉर्निया के अंदर जो स्ट्रेंथ या बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, और उसकी वजह से कॉर्निया फर्दर वीक होता है, और इस वीकनेस की वजह से नंबर जो है वो और तेज़ी से बदलने लगता है और कॉर्निया की शेप बदलने लगती है। सो एक्सेसिव आई रबिंग इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ केरेटोकोनस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक डिजीज़ जैसे डाउन सिंड्रोम या और ऐसे सिंड्रोमिक कंडीशंस होते हैं जिनमें केरेटोकोनस हो सकता है। इंडियन पॉपुलेशन में केरेटोकोनस काफ़ी कॉमन है, और डे बाय डे इसका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ये केरेटोकोनस जो है टिपिकली डिटेक्ट होता है टीनेज में या यंग एडल्ट्स में, यानी कि 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ टिपिकल एज जब केरेटोकोनस का पता चलता है। एंड येस, अगर आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है तो आपको डेफिनेटली केरेटोकोनस हो सकता है। अब आते हैं कि केरेटोकोनस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो केरेटोकोनस को डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। इस टेस्ट में कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस एज वेल एज पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि आगे की लेयर और पीछे की लेयर दोनों की मैपिंग की जाती है। तो केरेटोकोनस के अगर कुछ भी अर्ली साइंस हैं तो इस मैपिंग पर वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जिसको बोलते हैं केरेटोकोनस सस्पेक्ट या फॉर्म फ्रोस्टे केरेटोकोनस, यानी कि FFKC। सो FFKC या सस्पेक्ट केरेटोकोनस में आपका कॉर्निया जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन वो एब्सोल्युटली केरेटोकोनस वाला भी नहीं है, यानी कि वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होता है। तो इस कॉर्निया की स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर कुछ भी प्रोसीजर या कुछ भी सर्जरी आँख पर नहीं की जाती तो इससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कॉर्निया वाली आई का डिटेक्ट ना हो, पता ना चले या ध्यान ना दिया जाए और लैसिक सर्जरी हो जाए या फिर चश्मा हटाने की कोई भी सर्जरी हो जाए, तो ये केसेस सर्जरी के बाद केरेटोकोनस में जाने का रिस्क इनका काफ़ी ज़्यादा होता है।
सो लासिक से पहले जो भी डिटेल्ड आई चेकअप होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही होता है कि ये डिटेक्ट किया जाए कि आई में सस्पेक्ट केरेटोकोनस या FFKC तो नहीं है। तो अभी बात करते हैं केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो केरेटोकोनस डिजीज़ की ट्रीटमेंट को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है प्रोग्रेशन रोकना। जैसे कि हमने देखा कि केरेटोकोनस जो है वो एक प्रोग्रेसिव आई डिजीज़ है, यानी कि विद एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग वीक एंड एवरी पासिंग डे आपका कॉर्निया वीक होता जाएगा और चश्मे का नंबर बदलता जाएगा, विजन कम होता जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट रहता है इस प्रोसेस को स्टॉप करने का। तो वो प्रोसेस किया जाता है C3R सर्जरी से, यानी कि कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी से। इस प्रोसेस में आपकी जो आई है उसके ऊपर विटामिन के आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन यूज होता है, यानी कि विटामिन B2। और वंस आपका कॉर्निया इस पूरे विटामिन में अच्छी तरह सोक हो गया है, उसके बाद कॉर्निया के ऊपर UVA लाइट डाली जाती है। और जब UVA लाइट और राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन होता है तो आंखों की स्ट्रेंथ जो है, आंख के कॉर्निया की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। यानी कि आपका कॉर्निया अब स्ट्रांग हो गया है और अभी फर्दर और इसकी शेप में चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि केरेटोकोनस का प्रोग्रेशन अभी और ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो C3R प्रोसीजर है, इसका टारगेट या इसका एम विजन को इम्प्रूव करना नहीं है। इसका टारगेट सिर्फ केरेटोकोनस के प्रोग्रेशन को रोकना है। विजन इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अगर चश्मे के साथ करेक्ट विजन आ रहा है तो चश्मा रहता है। अगर चश्मे से विजन करेक्ट नहीं हो रहा हो देन यू हैव टू गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंस। तो केरेटोकोनस वाली आईज में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूजुअली काम नहीं करते। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि RGP या रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज, या फिर रोज के लेंसेज, या फिर स्क्लीरल कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये लेंसेज आपकी कॉर्निया की जो इरेगुलर शेप है उसको स्मूदन करते हैं और आपका विजन इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है तो ऐसे केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। इन सब के अलावा ICL, कॉर्नियल इंट्रास्ट्रोमल रिंग सेगमेंट्स यानी कि कैर्स, ये कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो कि कुछ सिलेक्टेड केसेस में किए जा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने केरेटोकोनस के बेसिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया है। आई होप आपको थोड़ा ब्रीफली समझ आया होगा इस डिजीज़ के बारे में। अगर आपके मन में केरेटोकोनस से रिलेटेड कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन सब सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसे केरेटोकोनस है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।